शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे वो एससीओ की मीटिंग के आउटकम से रिलेटेड है। इसके अलावा एससीओ को किस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, कौन कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जिनको एससीओ अपने चार्टर में, ठीक है, या फिर अपनी जो आने वाली मीटिंग्स है उसमें शामिल कर सकता है। इसके ऊपर मेनली एडिटोरियल फोकस किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी 4 जुलाई 2023 को। इंडिया ने इसको सक्सेसफुली होस्ट किया था, मतलब इसकी अध्यक्षता करी थी, और ये थी 23वें नंबर की मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड की ये बैठक थी 23वें नंबर की, और इसका आयोजन किया गया था इंडिया की तरफ से, मतलब इसकी अध्यक्षता करी गई थी इंडिया की तरफ से। एससीओ के जो मेंबर स्टेट हैं, एससीओ के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने कुछ सिग्नेचर करे महत्वपूर्ण, जैसे कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर सिग्नेचर हुए। इसके साथ साथ में इशू किया गया था एक स्टेटमेंट जो कि काउंटर करता है रेडिकलाइजेशन को एंड एक्सप्लोर करता है कोऑपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना है, इसके साथ साथ में जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर करना, उसको रोकना, इसका भी एक मेन उद्देश्य रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस बार ईरान को एससीओ की फुल मेंबरशिप ग्रांट की गई थी। एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया गया था बेलारूस का टू ज्वाइन द एससीओ एज ए मेंबर स्टेट। बेलारूस को एज ए मेंबर स्टेट बनाया गया है, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया गया था। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड किस प्रकार से चेंज हो रहा है। यदि हम हमारी दुनिया की बात करें, देश की बात करें, विश्व की बात करें, आवर टाइम्स एंड हिस्ट्री आर चेंजिंग इन वेज लाइक नेवर बिफोर। ऐसा कभी नहीं हुआ वैसा आज के समय में चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज के समय में देश दुनिया, अलग अलग जो कंट्रीज है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन से ग्रसित है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, चाइना की बात करें चाहे रसिया की बात करें, तो अमेरिका की टेंशन किसके साथ में चल रही है? चाइना के साथ में चल रही है। भारत की टेंशन चाइना के साथ में चल रही है। अमेरिका की टेंशन रसिया के साथ में चल रही है, लेकिन रसिया की दोस्ती भारत के साथ में है। इसी प्रकार से भारत की टेंशन पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक उसी प्रकार से रसिया और चाइना एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन हमको दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे फूड शॉर्टेज है एंड क्लाइमेट चेंज की समस्या से पूरी देश दुनिया जूझ रही है। दीज चैलेंजेस रिक्वायर द जॉइंट रिस्पॉन्स ऑफ ऑल कंट्रीज। यदि आपको इस प्रकार के चैलेंजेस से निपटना है तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका जॉइंट इफोर्ट चाहिए, सामूहिक रूप से उनका प्रयास चाहिए, तब जाकर के हम इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व भर में शांति और विकास की जो बाधाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीस एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, वो है पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोएर्सन, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग, आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते चलते देश दुनिया में पीस प्रभावित हो रही है, विकास प्रभावित हो रहा है। द सेंट्रल क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड यूनिटी और स्प्लिट, पीस और कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कन्फेडरेशन। इसके अलावा जो कुछ केंद्रीय क्वेश्चन हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं, यूनिटी और स्प्लिट से, पीस और कन्फ्लिक्ट से, कोऑपरेशन और कन्फेडरेशन से जूझ रहे हैं। इंटरनेशनल कमिटी को इन सब का आंसर देना पड़ेगा। इंटरनेशनल कमिटी इन सब का आंसर देने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा ओवर द ईयर, जैसे जैसे समय बीतता गया है, एससीओ ने कुछ कमिटमेंट करे हैं, एससीओ कुछ अपना नया रूप लेकर के आया है समुदाय के साथ में।
जैसे कि शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे अकेले लोगों का भविष्य ऐसा ना हो, पूरे एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ का भी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करी जा रही है। फैमिली सपोर्टिंग ईच अदर इन अपहोल्डिंग देयर कोर इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हुई, ठीक है, फैमिली सपोर्ट करती है एक दूसरे को, इसमें कोर इंटरेस्ट शामिल है। नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ साथ में कुछ रीजनल कोऑपरेशन की भी इनिशिएटिव चलाई गई हैं एससीओ के द्वारा। मेंबर स्टेट है वो कैरीड फॉरवर्ड, इसके अलावा जो मेंबर स्टेट हैं अपनी पोजीशन में ही नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा आगे भी बढ़े हैं। जैसे कि जो मेंबर स्टेट है उनके बीच में आप गुड नेबरहुडनेस की पॉलिसी देखेंगे, ठीक है, वो अच्छा नेबरहुड की तरह व्यवहार करें। इसके साथ साथ में फ्रेंडशिप वाला व्यवहार देखने को मिल रहा है। एंड बिल्ड पार्टनरशिप फीचरिंग डायलॉग इंस्टीड ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ अलायंस, अलायंस की जगह में कोऑपरेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ में कन्फ्रंटेशन ना हो, संघर्ष ना हो, सीमा में संघर्ष ना हो, इसलिए बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है। एससीओ को आप एक प्रकार से गार्जियन के रूप में देख सकते हैं। एक तो ये गार्जियन की तरह काम करता है एंड कंट्रीब्यूटर रहा है रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के मामले में। These achievements manifest the common aspiration of all countries so that there is peace, development and win-win cooperation. इसके अलावा यदि हम ये सोचते हैं कि एससीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंबर स्टेट को भी कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि इनके बीच की जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है, दोनों मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में संचार बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। इसके साथ साथ में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को और गहरा बनाने की ज़रूरत है। एंड सपोर्ट ईच अदर्स डेवलपमेंट एंड रिजुवनेशन, इसके अलावा एक दूसरे का जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करिए एंड रिजुवनेशन का काम आपको करना है। एज वी बिल्ड ए बेटर होमलैंड टुगेदर, more certainty and positive energy will brought to the world। यदि आप अपने ग्रुप को खुद ही एक अच्छा सा घर बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये है हम पूरे विश्व के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप लेकर के आ रहे हैं। हमें इन्हेंस करना पड़ेगा सोल्डारिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट को कॉमन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एससीओ जब बनाया गया था तो उस टाइम में जो सबसे बड़ा इसका फोकस था वो था सीमा से जुड़े विवाद को निपटाना। जैसे कि आप बात करें यदि एससीओ की, तो एससीओ में भारत और चाइना के बीच में हमेशा से सीमा विवाद चलते आ रहा है। इंडिया भी इसी उद्देश्य को लेकर के शामिल हुआ था कि चलो एससीओ में हम शामिल हो जाते हैं, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चले आ रहा है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे या फिर निपटाएंगे। इसके अलावा देखिए एससीओ के जो मेंबर स्टेट हैं इनको अपग्रेड करना पड़ेगा सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एंड क्रैक डाउन ए डिसिसिव मैनर ऑन टेररिज्म, टेररिज्म को भी ख़त्म करना है। टेररिज्म को लेकर के आपकी क्या मानसिकता है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब ऐसे क्राइम जो कि बाहर के देश से इंडिया में घटित हो जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम कोऑपरेशन को बढ़ावा दें डिजिटल, बायोलॉजिकल, आउटर स्पेस सिक्योरिटी में एंड फैसिलिटेट पॉलिटिकल सेटलमेंट व्हेन इट कम टू इंटरनेशनल एंड रीजनल हॉटपॉट इशू। जहाँ कहीं भी ज़रूरत है पॉलिटिकल सेटलमेंट लेकर के आप आइए, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो रीजनल हॉटपॉट वाला इशू है। इसके अलावा वी शुड एम्ब्रेस विन विन कोऑपरेशन टू चार्ट ए पैथ टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भारत केवल अपना भला चाह रहा है, उसको दूसरे देशों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्रोटेक्शनिज्म, यूनिलैटरल सैंक्शन, डीकपलिंग
अंडरमाइंस पीपुल्स वेलबींग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में आप देखेंगे कि कोई संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है तो क्या होगा, यूनिलैटरल सैंक्शन यदि लगा दिए जाते हैं किसके ऊपर तो क्या हो जाएगा। इससे लोगों की जो भलाई है वो प्रभावित होती है पूरी देश दुनिया में। इसके अलावा बताया जाता है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि एसयू यदि जनरेट करता है कुछ मजबूत मोमेंटम कैलिब्रेशन के मामले में, कुछ यदि मजबूती से गति प्रदान करता है, तो जैसे कि एसईओ को ट्रेड के मामले में थोड़े से सहयोग करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट बढ़े इसके लिए प्रयास करना है, टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट हो, ये सारे मुद्दे में एक स्ट्रॉन्गर मोमेंटम लेकर के आना है कोलैबोरेशन का। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें, इस रीजन की या फिर एसईओ के मेंबर कंट्रीज़ की जो अर्थव्यवस्था है, इसको यदि हमें बढ़ावा देना है तो हमें एक कलेक्टिव प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के अर्थव्यवस्था को हम बढ़ावा दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एससीओ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट ला सकते हैं, डॉलर में ट्रेड को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपांड करना पड़ेगा कोऑपरेशन ऑन सॉवरेन डिजिटल करेंसी। सॉवरेन डिजिटल करेंसी के ऊपर भी उनको सहयोग में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एससीओ डेवलपमेंट बैंक लाने की बात करी जा रही है, तो इसके लिए भी उनको थोड़ा सा प्रमोशन करने की ज़रूरत है। आगे बात करी जाती है कि इस ग्रुप को थोड़ा सा हम साइज बड़ा करें, इसीलिए तो इसको मल्टीलैटरलिज्म कहा जा रहा है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में आप देखेंगे वीटो पावर वाले मेन ही कंट्रीज़ हैं, परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ भी थोड़े गिने चुने हैं। देश दुनिया की डिमांड उठती है, गरीब देशों की डिमांड रहती है, विकासशील देशों की डिमांड रहती है कि कम से भी कम ये जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी सदस्यता को बढ़ाई जाए। 5 है परमानेंट मेंबर तो 6 किया जाए, 7 किया जाए, कुछ गरीब देशों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। The SCO need more engagement with its observer state, dialogue partner and other regional and international organization। SCO को ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वर स्टेट आकर के बैठें, डायलॉग पार्टनर इसमें बढ़ें, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हों, जैसे कि यूनाइटेड नेशन टू अपहोल्ड UN सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा देखिए हमें एक होना है ताकि हम प्रमोट कर सकें पीस को, शांति को। इसके साथ साथ में जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसको आगे हम बढ़ा करके लेके जाएं, सेफगार्ड करें इंटरनेशनल ऑर्डर को। जो एससीओ की सक्सेस स्टोरी है वो एक पार्ट है ब्रॉडर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का। यहाँ पर कौन से देश हैं, इसमें ज़्यादातर जो देश आ रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में हम देखेंगे क्या, साउथ अफ्रीका एंड विल प्रिसाइड ओवर ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड G20 समिट रिस्पेक्टिवली। अभी आप देखेंगे कि जो G20 की समिट है नेक्स्ट में कोई और ग्रहण कर लेगा इसको, ठीक है। ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो कोई और ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे G20 मिल गया किसको, इंडिया को मिला। साउथ अफ्रीका को क्या मिला, ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली। ये सारे जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट होते हैं ये शेप करेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को, प्रमोट करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट को, इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर को। चाइना के कमिटमेंट की बात करी जाती है कि चाइना ने क्या क्या प्रतिज्ञा करी है, क्या क्या वादे किए हैं, ठीक है, कि वो इंडिया के साथ में काम करेगा, साउथ अफ्रीका के साथ में काम करेगा, अदर पार्टनर के साथ में कंटिन्यू काम करेगा। फ्रॉम द साउथ टू पुट इनटू एक्शन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। वहीं यदि हम साउथ की बात कर लें, यहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लाने की बात करी जाती है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेकर के आया जाएगा, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव लाया जाएगा टू कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इन सब का उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व को पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी प्रदान की जाएगी।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फिजिकल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट के बारे में। इस एडिटोरियल में या फिर इस आर्टिकल में यदि हम बात करें तो पूरी की पूरी जो है इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करी गई है। यहाँ पर हम मेन चीज़ों को ही देखेंगे इसको, जैसे कि इसमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया को अपना लेवल कितना रखना चाहिए, इंडिया का कर्जा जीडीपी के मुकाबले कितना होना चाहिए। इसके अलावा जीडीपी यदि बढ़ रही है तो उसका फिजिकल डेफिसिट किस प्रकार से होगा, पब्लिक डेब्ट किस प्रकार से होना चाहिए, बाकी की अदर कंट्रीज़ का क्या हाल चाल चल रहा है, इन सब बातों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल डेफिसिट आखिर होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत हम क्या काम करते हैं, सरकार को कितना रिवेन्यू प्राप्त हुआ है और सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर करी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, सरकार की टोटल जो कमाई है रिवेन्यू के माध्यम से वो 100 रुपये है, इसमें से सरकार 80 रुपये खर्चा कर देती है। दोनों को जब हम घटा देंगे तो क्या निकल कर के आएगा, फिजिकल डेफिसिट निकल कर के सामने आएगा। इसका एक और एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, सरकार की कमाई है 100 रुपये और सरकार खर्चा कर दे रही है 120 रुपये, तो यहाँ जो फिजिकल डेफिसिट निकल कर के आएगा वो 20 रुपया आएगा, -20 रुपया। तो फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पर बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट जब भी आपको आ रहा, समझ लीजिए सरकार का घाटा हो रहा, सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और कमाई कम हो रही सरकार की। फिजिकल डेफिसिट अराइजेस व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन ए गिवन फिजिकल ईयर। पार्टिकुलरली यहाँ पर किसी फिजिकल ईयर की बात करी जाती है कि उस समय में सरकार ने कमाई कम करी है और खर्चा ज़्यादा कर दी है। यहाँ पर आपको पब्लिक डेब्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देखना पड़ेगा। पब्लिक डेब्ट, जिसको हम नेशनल डेब्ट के रूप में भी जानते हैं, इज सम टोटल ऑफ बोरोइंग ऑफ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। केंद्र सरकार टोटल जितनी भी उधारी ले रही है वो उसका डेब्ट है, उसका कर्जा है। पब्लिक डेब्ट या फिर सरकार का कर्ज, सरकारी कर्ज। मेजर ऑफ पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट के क्या मेजर हो सकते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ ए रेशो ऑफ पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी। कैसे करके आप इसको व्यक्त करेंगे, जीडीपी के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है कि जीडीपी का इतना % सरकार का पब्लिक डेब्ट है। सोर्स ऑफ पब्लिक डेब्ट की यदि हम बात करें तो क्या क्या इसका सोर्स हो सकता है, इसको देख लीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी issued as investment option for individual and financial institution। सरकार क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी, आपने उस चीज़ को खरीदे, ठीक है, सरकार को पैसा दिया, सरकार ने आपको कागज़ दी और कही कि आप एक काम करिए, अभी हमको 100 रुपये दो, जब हम आपको वापस करेंगे तो 120 रुपये वापस देंगे। इस प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से भी वो उसने पब्लिक डेब्ट ले ली। सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लिया जा सकता है, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। गवर्नमेंट बोरोस इन एन इनडायरेक्ट मैनर, लेकिन यहाँ जो पैसा उधार लिया जाएगा वो इनडायरेक्ट मैनर से लिया जाता है। तीसरे नंबर की क्या चीज़ हो सकती है, फॉरेन असिस्टेंस और एक्सटर्नल डेब्ट। पता चला कि अमेरिका ने हमको कुछ पैसा दे दिया, चाइना ने कुछ पैसा दे दिया है, या फिर आपने जो है कुल मिलाकर के चाइना से ऋण लिए हैं। लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट टू फंड देयर नीड। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो क्या चीज़ हो सकता है, जैसे कि चाइना ने इंडिया को $100 बिलियन की लोन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन असिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डेब्ट का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये पब्लिक डेब्ट के कई सारे सोर्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक टर्म में इस्तेमाल करी गई हैं। बताया जाता है कि कोविड-19 के चलते चलते जो पब्लिक डेब्ट है, सरकार का जो कर्जा है, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ते गया है। यदि हम पेंडेमिक की रिगार्डिंग में बात करें, जीडीपी के मुकाबले जीडीपी से तुलना करें, फिजिकल डेफिसिट 2020-21 में इंक्रीज़ हो गया है 13.3%,
और वहीं जो एग्रीगेट पब्लिक डेब्ट है वो कितना पहुंच गया है, 89.6% पहुंच गया है। अब जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी रिकवर होते जा रही है कोविड-19 से, द डेफिसिट एंड डेब्ट रेशो रिसेडेड टू 8.9%। वहीं डेफिसिट की बात करें, डेब्ट रेशो की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जो डेफिसिट है वो 8.9% कम हुआ, और ये जो आंकड़ा है पहले कितना था, 89 था, ये घट करके 85.7% हो गया है। फाइनेंशियल रिप्रेशन का भी कई बार यहाँ पर जिक्र आते रहेगा। तो फाइनेंशियल रिप्रेशन हमको किसको कहेंगे, ये एक प्रकार से इकोनॉमिक टर्म हुआ करती है जो कि रिफ़र करती है गवर्नमेंट्स इनडायरेक्टली बोरोइंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू पे ऑफ पब्लिक डेब्ट। यदि सरकार ने क्या काम करी है कि अपना जो कर्जा है उसको पूरा करने के लिए इनडायरेक्ट तौर से इंडस्ट्री से कर्जा लेना चालू कर दी है, तो उसको फाइनेंशियल रिप्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए ना, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट रही है, इंडिया को कितना इंटरेस्ट ब्याज की पेमेंट करना पड़ जा रहा है, तो ये 5% से भी ज़्यादा हो जा रहा है जीडीपी का। एंड 25% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना भी आप रेवेन्यू हासिल करें उसका 25% तो आप कर्जा में दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। दिस इज़ मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पुट टुगेदर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन में कम खर्चा कर रहे हैं आप, हेल्थ में भी कम खर्चा कर रहे हैं। लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट क्राउड आउट मच नीडेड एक्सपेंडिचर। आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्चा करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्चा करना है, इमरजेंट कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपको ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। द इश्यू ऑफ कंसर्न इन पंजाब, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जिनकी कंडीशन चिंताजनक चल रही है। वहीं पंजाब की बात करें, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशो है वो है 48.9%, वेस्ट बंगाल का है 37.6%, राजस्थान का है 35.4% और केरला का है 33%। तो ये जो राज्य हैं काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कर्ज में या तो डूबे हुए हैं या तो फिर ये खर्चा बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। द डेब्ट मार्केट इन इंडिया इज़ लार्जली कैप्टिव विथ मेनली कमर्शियल बैंक। नॉर्मली यदि देखा जाए डेब्ट मार्केट, तो डेब्ट कौन दे रहा है ज़्यादातर, कमर्शियल बैंक उधार दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज दे रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग इन इट टू मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट। लेकिन इनको भी जो है एसएलआर रिक्वायरमेंट पूरा करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कुछ और टर्म यूज़ करी जाती है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो, कितना परसेंट बैंक को अपने पास में रिजर्व रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, एसएलआर कितना रहेगा, 18% रहेगा, एंड 40% ऑफ द क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक ईयरमार्क फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। इसमें से आप देखते हैं कि जो 40% हिस्सा है वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में चले जाता है। द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर लैंडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गेट्स स्क्वीज्ड, ड्राइविंग अप कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग ऑफ सेक्टर। यहाँ पर कुछ और जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो डेब्ट बर्डन है, ठीक है, कितना डेब्ट अभी चल रहा है राज्यों का, केंद्र सरकार का। ये काफ़ी क्लियर बात हो गई है कि ये जो प्रेजेंट फिजिकल एनवायरनमेंट है, इवन अचीविंग ए कंसोलिडेटेड डेब्ट टू जीडीपी रेशो ऑफ 58.2 रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर 2019-20। फाइनेंस कमीशन कह रहा है डेब्ट टू जीडीपी रेशो, जीडीपी का 58%, ठीक है, इतना रिकमेंड किया गया 14वें नंबर का फाइनेंस कमीशन के द्वारा 2019-20 के लिए। लेकिन ये इतना गुड नहीं है मीडियम टर्म के लिए। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको अपना जो कर्जा है जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर 43.6% को घटा करके आप कितना करेंगे, 36.3% करेंगे।
स्टेट्स मेंटेन देयर डेफिसिट अबाउट 22%, और राज्य सरकारों को ये काम कितने परसेंट में लाना है, 22% में लेकर के आना है। इवन बिफोर द पेंडेमिक एग्रीगेट पब्लिक डेप्ट हैज स्लिप टू 74.3% इन 19-20। कोरोना के टाइम में आप देखेंगे काफ़ी ख़राब कंडीशन चल रही थी, 19-20 का आंकड़ा है 74 का, और पेंडेमिक के चलते चलते ये जो आंकड़ा है वो 89.7% हो गया था। वहीं जो नॉमिनल जीडीपी है रिकवरिंग टू ग्रो एट 18.5% इन 2021-22 आफ्टर पेंडेमिक द डेब्ट रेशो डिक्लाइन ओनली मार्जिनली 85%। कोरोना से थोड़ा सा यदि आप राहत भी पाए हैं तो जो डेब्ट रेशो है वो कितना पहुंच गया, 50.7% पहुंच गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो डेब्ट का बर्डन है, कर्जा है, वो कितना है, 1,64,000 रुपया का सबके ऊपर है। विद द हाई प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 3.7% ऑफ जीडीपी इन 2022-23। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, घाटे की बात करें तो जीडीपी का 3.5% है लगभग 2022-23 का, एंड बजटेड ओवर 3% इन 23-24। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है वो 3% से भी ज़्यादा हो सकता है। अब इसके लिए सरकार के पास कौन कौन से उपाय हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या काम किया जाता है, राजकोषीय समेकन, फिजिकल कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत सरकार को यदि अपना कर्जा पूरा करना है तो क्या काम करेगी, सरकार आमतौर पर घाटे को कम करने के लिए कर्जा लेगी, इसके बाद उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना पड़ेगा। कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज का बोझ भी बढ़ते जाता है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन भी हम आपको यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ में आप देखेंगे जीएसटी का जो कलेक्शन है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे भी सरकार की जो पोजीशन है धीरे धीरे अच्छी होते जा रही है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ हेल्प करी है जिसके माध्यम से इम्प्रूवमेंट आया है टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके कॉम्प्लायंस में। विद द क्रॉस मैचिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न विद इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस टू इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव। इसके अलावा क्रॉस मैचिंग करी जाती है, जैसे कि जीएसटी रिटर्न को इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में क्रॉस चेक किया जाता है।